बात आती है, वैसे ही हम लोग के दिमाग में सबसे पहला जो लॉ आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। तो आइए दोस्तों सबसे पहले ओम्स लॉ के बारे में देख लेते हैं। ओम्स लॉ ये कहता है कि कोई भी करंट करेंट अगर कंडक्टर है और उसके अंदर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके सारे साइड्स पे एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, और उन्होंने क्या कहा कि वोल्टेज होगा वो करंट के प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो इस इक्विवेलेंट इसको इक्वेशन में फॉर्म करने के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर यूनिट लगा दिया जिसको कि क्या बोलते हैं, आर का मतलब रेजिस्टेंस हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेजिस्टेंस किस पे किस चीज पे डिपेंड करता है तो आप क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है। तो गलत है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों देखिए रेजिस्टेंस जो होता है ये होता है रो टाइम्स एल डिवाइडेड बाय ए, यानी कि रो का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। एल क्या होता है, एल जो होता है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, और दोस्तों ए क्या होता है, ए होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोस्तों बात आती है इसका मतलब रेजिस्टेंस जो हो गया वो तरीके से मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर रेजिस्टेंस इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, अगर आंसर आपको लिखना हो तीन चीजों पे डिपेंड करता है तो आप ये ऑप्शन टिक करेंगे, ना कि ये ऑप्शन आप नहीं टिक करके आएंगे। तो दोस्तों अब बात आती है कि रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेजिस्टिविटी, देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है टेम्परेचर। सेकेंड चीज जो होती है दोस्तों अलॉइंग, और थर्ड चीज जो होती है दोस्तों उसको बोलते हैं वर्क हार्डनिंग। अभी आपको उनका मतलब समझाता हूँ दोस्तों। टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन आता है वो इस तरीके का होता है, R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपको अल्फा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी हो, अगर आपको R1 दिया हो एट T1, अगर आपको R2 दिया हो एट T2, तो क्या हम लोग डायरेक्टली R1 बाई R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा T2 करते हैं, तो क्या हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। हाँ। अब दोस्तों दूसरी चीज जो होती है रेजिस्टिविटी की वो किस पर डिपेंड करती है, अलॉइंग पे। तो देखिए अलॉइंग क्या होता है दोस्तों, अलॉइंग एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है, समझिएगा आप यहाँ पे कि अलॉइंग के बारे में समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा डिवाइन टेम्परेचर पढ़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या करता है, बढ़ता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या कर रही है, इधर बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर घटाने से एक टाइम के बाद रेजिस्टिविटी जो होगी आपकी वो 0 हो जाएगी, बल्कि दोस्तों आपकी रेजिस्टिविटी जो रहती है वो एक टेम्परेचर के बाद कांस्टेंट हो जाती है, और ये कांस्टेंट इसलिए हो जाती है कि आपका जो मटेरियल है, बेसिक बल्क मटेरियल है दोस्तों, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर क्योंकि डोपिंग हो गई है, तो इसलिए आपके मटेरियल के अंदर हमेशा ही कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। दोस्तों हमेशा आपके मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, और वो कांस्टेंट रहेगा, और उस रेजिस्टेंस को रेजिडुअल रेजिस्टेंस बोलेंगे या फिर रेजिडुअल रेजिस्टिविटी बोलते हैं। वो क्यों होता है दोस्तों, वो होता है आपके अलॉइंग की वजह से। अब दोस्तों थर्ड टाइप का जो प्रॉपर्टी होता है जिससे कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है वो क्या होता है, वर्क हार्डनिंग। तो दोस्तों वर्क हार्डनिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वर्क हार्डनिंग के टॉपिक में मैंने आपको एक चीज बताया था कि वर्क हार्डनिंग करने में क्या इंक्रीज होते हैं। आप बोलोगे कि सर वर्क हार्डनिंग से नंबर ऑफ डिसलोकेशन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। तो दोस्तों डिसलोकेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, और जब इम्प्योरिटीज अगर इंक्रीज करेंगी आपकी तो आपकी रेजिस्टिविटी जो है दोस्तों वो भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और दोस्तों ये जो मेन 3 पैरामीटर्स होते हैं उन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है
और यहाँ से हम लोग ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस का सारा कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलते हैं अपने अलग प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, पीजो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। ओम्स लॉ और पीजो इलेक्ट्रिसिटी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट constituent of electric material which can be asked and which has been already asked in the examination earlier. तो दोस्तों, जो पीजो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो होता ये है कि अगर आप एक मटेरियल आता है जो इस शेप का, जो आपके वॉचेस होते हैं उनकी जो क्वार्ट्ज होता है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का होता है। दोस्तों, अगर इस मटेरियल पे अगर हम लोग लोड देंगे मान लीजिए, तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। तो दोस्तों, अगर हम लोग एक पर्टिकुलर मटेरियल है इसके ऊपर लोड देंगे तो क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। और दोस्तों, जब ये डिफॉर्मेशन आएगा तो इस डिफॉर्मेशन की वजह से इस मटेरियल के अंदर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और इस टाइप के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग लोड लगाते हैं तो डिफॉर्मेशन को दूर होगा, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। और दोस्तों, ये रिवर्सिबल मैनर में काम करता है, यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इस मटेरियल के अंदर वापस डिफॉर्मेशन भी आ जाएगा, और डिफॉर्मेशन लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये जो होते हैं एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाते हैं, और इस टाइप के मटेरियल को पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोला जाता है। और दोस्तों, एक एग्जांपल के बारे में आपको याद करके जाना है, जैसे कि रोशेल सॉल्ट बोला जाता है, बेरियम टाइटेनेट बोलते हैं, क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, लेड सिलिकॉनेट हो गया। तो ये जो वैल्यूज है दोस्तों, ये क्या होती हैं, ये जो वैल्यूज है आपकी, और ये जो नाम है, ये आपके पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के एग्जांपल है, ठीक है दोस्तों। अब कुछ मटेरियल होते हैं दोस्तों, जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स का, इसको बोलते हैं फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये हम लोग का पूरे एंटायर मटेरियल साइंस का सबसे लास्ट टॉपिक है दोस्तों। एक बार उसको अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों। जो फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो एक ऐसा मटेरियल होता है कि जिसके ऊपर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हो जाता है, उस मटेरियल के अंदर फेरोइलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी आ जाती है, और उसके अंदर कुछ रेसिडुअल पोलराइजेशन आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर उस मटेरियल के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाएं तो तुरंत आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। तो दोस्तों, जो फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जो आपका फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, वो एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही हम लोग का मटेरियल क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। और ये जो पोलराइजेशन होगा वो परमानेंट हो जाएगा, और इस टाइप के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। दोस्तों, आपको फेरोमैग्नेटिज्म का स्टैटिस्टिक्स ग्रुप अगर याद होगा तो मैं उसी डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जा रहा हूँ आपके सामने। देखिए, अगर मेरा ग्राफ जो है वो पोलराइजेशन वर्सेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ड्रॉ करूँ, तो मेरा मटेरियल जो ये होता है ये इस तरीके का प्रॉपर्टी शो करता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएं तो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। अब दोस्तों, कभी ना कभी तो पोलराइज होने का मतलब अगर आप इस तरीके से समझें, अगर आपका मटेरियल है और मटेरियल के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, तो दोस्तों ये समझिएगा इसके सारे के सारे जो एटॉम्स होंगे वो क्या करेंगे, वो इसी की डायरेक्शन में क्या करेंगे, पोलराइज, वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सारे एटम्स क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा भी दिया, अगर सपोज करिए आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड हटा भी दिया, तो आप क्या देखेंगे कि आपके एटॉम्स जो रहेंगे वो परमानेंटली पोलराइज होकर के रहेंगे। इस टाइप के मटेरियल को फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इसका अगर हम लोग देखें, अगर मान लीजिए आपने लगा के छोड़ दिया है
तो आपने क्या बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे थी तो इतना नीचे तो मेरा पोलराइजेशन था। तो एक काम करते हैं, वापस लौट के आते हैं। जब वापस लौटते हैं हम लोग ये देखते हैं कि हमारा मटेरियल जीरो पे नहीं आता है और हमारे मटेरियल के अंदर क्या हो जाता है, एक रेसिडुअल पोलराइजेशन आ जाता है। आरपी की वैल्यू में यहाँ पे कहीं आरपी लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, आरपी जो होता है वो रेसिडुअल पोलराइजेशन होता है दोस्तों। क्या होता है? रेसिडुअल पोलराइजेशन होता है। तो दोस्तों इसको खत्म करने के लिए हम लोगों को निगेटिव जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो निगेटिव फील्ड हम लोग लगाते हैं, निगेटिव फील्ड का मतलब अब आपको इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे कि कुछ देर के बाद आपके सारे के सारे एटम इस डायरेक्शन में क्या कर जाए, पोलराइज कर जाए। पहले जीरो हो फिर जाके पोलराइज करें। देखिए पोलराइज बहुत बात करेंगे, पहले क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लगाते रहे तो इधर जाएगा, मतलब कि और ज्यादा क्या लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएगा। फिर हम लोग वापस आएंगे, अगेन इसी बात को ट्रेस करेगा और फिर आपका जो मेटेरियल रहेगा हमेशा ऐसे मिल जाएगा। और अगर इस लूप को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लूप को हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। ये हिस्टैरिसीस लॉस हो रहा है इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है, हिस्टैरिसीस लूप को दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब एक और लास्ट मटेरियल है जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा हॉल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। हॉल इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? देखिए हॉल इफेक्ट होता है अगर कोई पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, अगर कोई पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, अगर कोई सेमीकंडक्टर है, अगर कोई पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, आप एक तरीके समझे, अगर ये आपका मटेरियल है, ठीक है, जो कि किसी प्लेन में लगाया हुआ है, अगर आप इसकी एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा रहे हैं और अगर y एक्सिस पर अगर आप करंट लगा रहे हैं, तो दोस्तों एक ऐसा मटेरियल होगा जिसपे कि एक वोल्टेज आ जाएगा। इस मटेरियल में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इस मटेरियल के अंदर आपका वोल्टेज आ जाएगा। और दोस्तों इस टाइप के मटेरियल को जो हम लोग यूज करेंगे, तो हॉल इफेक्ट के बारे में बात करें, हॉल इफेक्ट ये कहता है कि फॉर अ piezoelectric material, अगर हम लोग क्या करें, for piezoelectric material, if electric field and current are placed perpendicular, तो होता क्या है, placed perpendicular या 90 डिग्री, then the material के, तो जो आपका मटेरियल होगा, then the material opposite side will gain a charge and voltage, गेन कर लेगा। और इसकी यूज करके अगर आप इस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहेंगे, देखिए मतलब कि आपका वर्टिकल एक्सिस पर ऑटोमेटिकली वोल्टेज आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का जो यूज करेंगे हम लोग, वो किस तरीके से करते हैं, हम लोग कैरियर चार्ज की कंसंट्रेशन को पता करने में यूज करेंगे। कैरियर के चार्ज को हम लोग कंसंट्रेशन को पता करने में यूज करते हैं। टाइप ऑफ चार्ज पता करते हैं, मतलब कि एन टाइप का है या पी टाइप का है। एन टाइप का मतलब वैसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर डोनर टाइप के हैं। पी टाइप का सेमीकंडक्टर जो कि एक्सेप्टर टाइप का सेमीकंडक्टर है। इसके अलावा दोस्तों ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी पता लगा सकता है। इसके अलावा ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी पता कर सकता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज के बारे में कवर कर लिया है। मटेरियल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को कवर किया है, हमने इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स को कवर किया, हमने मैकेनिकल मटेरियल्स को कवर किया। इसके बाद हम लोगों ने सारे माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे जो भी प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है उन सबके बारे में डीप में कवर किया। फॉर एग्जांपल हमने फेज डायग्राम को कवर किया है, हम लोगों ने ट्रिपल डी डायग्राम को कवर किया, हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट को कवर किया है। तो दोस्तों मैकेनिकल वाला पार्ट है, ग्रेन रिफाइनमेंट को हम लोगों ने कवर किया, क्रीप को हम लोगों ने कवर किया, एज हार्डनिंग को कवर किया। दोस्तों इनको हम लोग अच्छे से कवर करके जाते हैं। अगर आप दोबारा से अच्छा करिए तो आप ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट and I want you to prepare hard. Thank you so much.